ओके जी, तो ये जो हेमलेट प्ले है, इसकी जो मेन सेटिंग है जी, वो कहाँ पर है? वो डेनमार्क में है। डेनमार्क इज अ कंट्री। तो डेनमार्क की सेटिंग है। ये जो हेमलेट है, प्रिंस हेमलेट है, ये जो है इसकी कहानी है। और इसकी कहानी का जो मेन पॉइंट है, मेन थीम है, वो है रिवेंज। और रिवेंज किसका? रिवेंज प्रिंस हैमलेट के फादर के मर्डर का। जो किंग होता है, हैमलेट का जो बाप है, ही वॉज अ किंग और ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज बाय हिज ब्रदर, बाय हैमलेट्स अंकल। तो उसका वो रिवेंज लेता है और पूरी स्टोरी इस रिवेंज के गिर्द घूमती है। ठीक है। और अगर हम इसको जनरली एक ब्रीफ सी स्टोरी भी मैं आपको बताया देता हूँ। सबसे जो शुरू में आपको पता है, ये जो प्ले है ये 5 एक्ट प्ले है। इसमें 5 एक्ट्स हैं और उसके अंदर फिर डिफरेंट सीन्स हैं। जो कहानी शुरू होती है वो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट की अपीयरेंस से होती है। एक गोस्ट जो है वो कुछ फौजियों को, कुछ गार्ड्स को एक गोस्ट नजर आता है। और वो गोश्त जो है वो हैमलेट के फादर का होता है, उसके बाप का होता है। वो भी हैमलेट ही है, ही इज किंग हैमलेट। ठीक है। और हैमलेट जो है बेसिकली आपको नजर आएगा कि वो दुख में है, वो गम मना रहा है अपने बाप का। और उसकी डेथ, अपने बाप की डेथ से ज्यादा जो उसको दुख होता है वो ये होता है कि उसकी माँ क्वीन गर्ट्रूड जो है, उसके अंकल क्लॉडियस क्लॉडियस जिसने उसके बाप को मारा है, क्वीन गर्ट्रूड जो है क्लॉडियस से बहुत जल्दी ही शादी कर लेती है और क्लॉडियस जो है फिर वो किंग बन जाता है। और हैमलेट को इस चीज़ का अफसोस होता है कि उसकी माँ ने जो है वो इतनी जल्दी दूसरी शादी क्यों की। और स्टार्ट में यही होता है कि हैमलेट का जो है, जो किंग हैमलेट का गोश्त जो अपीयर होता है। और पहले वो गार्ड्स देखते हैं, उसमें होरेशियो है जो कि कॉन्फिडेंट है प्रिंस हैमलेट का। वो उससे ये डिस्कस करता है कि इस तरह की चीज़ हम देख रहे हैं। और फिर जो है हैमलेट जो है वो उसको फॉलो करता है। और वो भी देखता है कि वो तो उसके बाप का ही गोश्त है। और उसके बाप का जो गोश्त है वो उस सच्चाई को, उस राज को रिवील कर देता है, उस शॉकिंग ट्रूथ को रिवील करता है। और वो क्या है कि क्लॉडियस मर्डर्ड हिम टू टेक द थ्रोन। वो अपने बेटे हैमलेट को बताता है कि क्लॉडियस मेरे भाई ने सिर्फ इक्तदार की लालच में आकर थ्रोन को हासिल करने के लिए मुझे साजिश करके कत्ल किया है। तो फिर कहानी आगे चलती है और आपको इस कहानी में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगी। हैमलेट जो है ये कसम उठाता है या वादा करता है कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा। लेकिन जब वो कत्ल करने जाता है, जब वो रिवेंज लेना चाहता है, तो उसका कैरेक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके लिए। कि वो उस चीज को डाउट करता है और वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सोचता रहता है। कहता है ना, आप ज्यादा सोचेंगे तो फिर आपसे एक्शन नहीं होता। तो वो हैमलेट जो है अपनी ओवर थिंकिंग और डाउट की वजह से पूरे प्ले में आपको नजर आएगा स्ट्रगल करता हुआ। टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में वो रहेगा। वो ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करता है। और ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, वो सिर्फ सुपर नेचुरल एलिमेंट पे बिलीव नहीं करता, बल्कि वो खुद से इस चीज को कंफर्म करना चाहता है कि वाकईतन ही क्या ऐसा है। तो वो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो पागल हो गया, वो इंसेन हो गया। उसके वो अपने नर्व्स उसने लूज कर दिए। और फिर इसी तरह उस कहानी, इस प्ले में आगे चल के आप देखते हैं कि वो एक
प्ले को स्टेज करता है। एक ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं, उनको वो कहता है कि आप जो है वो ड्रामा करेंगे, प्ले परफॉर्म करेंगे किंग और क्वीन के सामने। और ड्रामा क्या है, बेसिकली जो मर्डर है उसको री इनेक्ट किया जाता है। जैसे क्लॉडियस ने मारा होता है किंग हैमलेट को, तो वो उसके मर्डर को री इनेक्ट करते हैं ताकि वो देख सकें क्लॉडियस का रिस्पॉन्स। तो क्लॉडियस जो होता है वो वहां पर जिस तरह से रिस्पॉन्स देता है, वो गिल्ट को शो करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे परेशान होता है। तो वहां से हैमलेट को ये कंफर्म हो जाता है कि जो गोश्त ने उसको कहानी सुनाई है कि उसे नाहक कत्ल किया गया है, तो वो उसको यकीन आ जाता है कि गोश्ट वाज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है। फिर जो है आप देखते हैं आगे चलते चलते कि आपको उस ट्रेजेडी के अंदर बहुत सी चीजें नजर आएंगी कि हैमलेट जो है उससे कत्ल हो जाता है एक्सीडेंटली पोलोनियस का। पोलोनियस कौन है? वो किंग का एडवाइजर है, किंग क्लॉडियस का एडवाइजर है। ऑफिलिया जो हमारी हीरोइन है, हु इज इन लव विद हैमलेट, उसका बाप है। और लेरिटीज जो है उसका भाई है। सो ये पूरी जो फैमिली है पोलोनियस की, तीनों जो है दे डाई। पोलोनियस भी मरेगा, ऑफिलिया भी मरेगी और लेरिटिस भी मरेगा। सो हैमलेट जो है वो पोलोनियस को कत्ल कर देता है एक्सीडेंटली। जो पोलोनियस की बेटी है ऑफिलिया, वो हकीकतन में पागल हो जाती है और फिर वो डूब जाती है और शी डाइज। और इसी तरह पोलोनियस का बेटा जो है वो आखिर में हैमलेट द प्रिंस को चैलेंज करता है और उनका ज्वेल होता है, आमने सामने उनकी लड़ाई होती है और उसमें ही ऑल्सो डाइज। और एंड जो आपको नजर आएगा दैट इज वेरी वेरी ट्रेजिक कि क्लॉडियस जो है वो प्लान करता है कि हैमलेट को मार दिया जाए। और जो लेरिटीज की सोड होती है वो पॉइजनड होती है, तो पॉइजन सोड और ड्रिंक को भी पॉइजन किया जाता है। और उसमें होता क्या है कि दोनों लेरिटीज और हैमलेट जो हैं ये जख्मी होते हैं पॉइजन से और बोथ डाई। गट्रूड जो है वो पॉइजन ड्रिंक जो है, पॉइजन वाइन पी लेती है गलती से या जैसे भी, और वो भी मर जाती है। और हैमलेट जो है फिर वो क्लॉडियस को एंड में कत्ल कर देता है, लेकिन उसके कत्ल करने के फौरन बाद वो मर जाता है। आप देखिए सारे ही खत्म हो जाते हैं। हैमलेट द किंग की फैमिली, गर्ट्रूड भी मर जाती है, उसका बेटा हैमलेट द प्रिंस भी मर जाता है। पोलोनियस की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। क्लॉडियस क्योंकि उसका भाई है वो भी डाइज। और वहां पे कोई भी रूलर नहीं बचता। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो नॉर्वेजियन प्रिंस होता है फोर्टिन ब्रास, फोर्टिन ब्रास जो है वो एंड में हमें सीन में नजर आएगा। वो डेनमार्क पहुंचता है और फिर डेनमार्क की हुकूमत का कंट्रोल जो है वो फोर्टिन ब्रास जो है वो संभाल लेता है। अब हम इसकी थीम्स को देखते हैं कि थीम्स क्या हैं जी। पहली जो थीम आपको नजर आएगी इस प्ले के अंदर, दैट इज रिवेंज वर्सेस मोरालिटी। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो प्ले है वो रिवेंज के गिर्द घूमता है। जो ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्ले है दैट इज रिवेंज। लेकिन ये जो रिवेंज है वो ना तो सिंपल है और ना ही हेरोइक है। ठीक है। हैमलेट जो होता है उसको गोस्ट, जो उसके बाप का गोस्ट है, वो उसको हुक्म देता है कि तुमने क्लॉडियस से मेरी जान का बदला, मेरे कत्ल का बदला लेना है। लेकिन हैमलेट क्या करता है, वो उसको इमीडिएटली कत्ल नहीं करता है। लैरिटीज जो कि जब उसको बताया जाता है कि पोलोनियस को हैमलेट ने कत्ल कर दिया है, तो वो फौरन से रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जो हैमलेट है वो ऐसा नहीं करता। और फोर्टिन ब्रास जो है, जो कि फाइट कर रहा है, जंग कर रहा होता है उनसे, सो वो भी आकर जो है वो अपना इक़्तिदार संभाल लेता है। लेकिन हैमलेट जो है
वो क्वेश्चन करता है मोरालिटी ऑफ रिवेंज को, कि रिवेंज लेना जो है, क्लॉडियस को कत्ल करना जो है, क्या ये मॉरली सही है। वो मॉरल्स को फॉलो करता है, वो अपने सेंटिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो ये देख रहा है कि क्या मोरालिटी जो है वो रिवेंज को ओके करती है, उसको एंडोर्स करती है, या उसको फॉरबिड करती है। ठीक है, तो रिवेंज राइट, रिवेंज लेना है, लेकिन उसको कुछ असूलों के तहत लेना है, मोरालिटी को फॉलो करते हुए लेना है, मॉरल्स को वहां पर जो है डिसंगेज नहीं करना है। ठीक है, और वो थ्रू आउट द प्ले जो है उस मोरालिटी के अंडर रहता है, कि वो ये सोचता रहता है कि क्या क्लॉडियस को कत्ल करना जो है वो जस्टिस है या वो सिंफुल है, क्या वो एक वर्चुअस एक्ट होगा या उसको कत्ल करना जो है वो एक सिन होगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आपको मिलेगी इस आइडिया की, इस थीम की, कि हैमलेट को मौका मिलता है क्लॉडियस को कत्ल करने का, लेकिन उस वक्त क्लॉडियस जो है वो क्या कर रहा होता है, वो दुआ कर रहा होता है, वो इबादत कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर वो उसको कत्ल करने से इनकार कर देता है, वो उसे कत्ल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका ये बिलीव है कि अगर वो उसको वहां पे कत्ल कर देगा जब वो इबादत कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो कत्ल करने का गुनाह है, अपने भाई को कत्ल करने का गुनाह है, वो धुल जाए और वो सीधा जन्नत में चला जाए, क्योंकि उसको इबादत करते हुए कत्ल किया गया। तो हो सकता है वो उस वक्त खुदा के बहुत करीब हो और खुदा जो है वो उसे जन्नत में भेज दे। तो जन्नत में भेजना तो उसका मकसद नहीं है ना, कि वो तो उसको तकलीफ देना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है। और इससे हमें पता चलता है कि इस इस सीन से हमें ये पता चलता है कि हैमलेट जो है वो मॉरली हेजिटेट करता है क्लॉडियस को कत्ल करने में, वहां पे मॉरल हेजिटेशन शो करता है। तो ये जो मेन आइडिया आपको नजर आता है रिवेंज और मोरालिटी का, उसमें हमें मेन आइडिया ये नजर आता है कि रिवेंज जो है इस प्ले के अंदर, रिवेंज जो है हमें दिखाया गया है, इट इज शोन दैट टेकिंग रिवेंज इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट सिंपल एज इट लुक्स। नंबर टू, इट इज वेरी डेंजरस। And number three, it is morally troubling. It can morally trouble you. It is not an it is not a heroic action. Rather, it is complicated, it is dangerous, and it is morally troubling. It troubles you morally, right? Whether it is a sin or a virtue. So it creates confusion. The whole play is a confusion. सेकंड, अगर आप थीम देखेंगे तो आपको मैडनेस जो है नजर आएगी, लोग पागल होते हुए नजर आएंगे आपको। दो लोग आपको पागल होते हुए नजर आते हैं, एक हैमलेट है और दूसरी अफीलिया है। और ये जो मैडनेस है, ये रियलिटी और प्रिटेंशन को, एक्टिंग को, प्रिटेंड करने को प्रेजेंट करती है। कि एक शख्स की मोरालिटी, एक शख्स की जो मैडनेस है, पागलपन जो है, पागल होना जो है, अपने जो नर्व्स को लूज कर देना है, एक शख्स का रियल है और एक का रियल नहीं है। जो रियल है वो ऑफिलिया है, जिसका रियल नहीं है, जो प्रिटेंड कर रहा है, वो हैमलेट है। ठीक है, और वो क्यों करता है, उसका इसके पीछे मकसद है कि हैमलेट जो है वो अपने आप को पागल के तौर पे प्रेजेंट करता है, वो ये प्रेजेंट करता है कि वो पागल हो गया है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है उसके आसपास। वो इसलिए करता है, वो ये प्रिटेंड इसलिए करता है, वो एक्ट इसलिए करता है ताकि वो सच्चाई को डिग आउट कर सके, हकीकत क्या है उसको निकाल सके। जबकि ओफिलिया जो है वो रियलिटी में पागल हो जाती है जब वो देखती है कि उसका बाप कत्ल हो गया है, और जब वो देखती है कि हैमलेट जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है, के हैमलेट के वैसे भी पोलोनियस जो होता है वो उससे दूर करता है उसको, कि तुमने हैमलेट के करीब नहीं जाना है। और इसी तरह जो है हैमलेट जो जब प्रिटेंड करता है, पागलपन की प्रिटेंशन करता है, तो उसमें भी वो अफिलिया को रिजेक्ट करता हुआ नजर आता है। और इन दो वजूहात की वजह से शी लूजेस हर नर्व्स और वो पागल हो जाती है। तो जो हेमलेट है उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर और वर्ड प्ले है,
वो डेलिब्रेट है, वो जान के करता है। जबकि ओफिलिया गाना एक जगह पे सिंग करती है, उसके जो ब्रोकन सॉन्ग्स हैं, ठीक है, वो जो है वो बताते हैं कि शी इज मैड इन रियलिटी, ठीक है। और ओफिलिया सिंग्स ब्रोकन सॉन्ग्स एंड शी लूजेस टच विद रियलिटी, शी इज आउट फ्रॉम द रियलिटी, शी इज मैड, शी गेट्स मैड। और यहाँ पर हमें जो मेन आइडिया यहाँ पे मिलता है वो ये है कि जो मैडनेस होती है वो हिडन ट्रूथ्स को रिवील करने में हेल्प करती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि इंसान का जो माइंड है वो कितना फ्रैजिल हो सकता है, कितना ही कमज़ोर होता है कि वो किसी वक्त भी इट कैन ब्रेक डाउन। जैसे अफीलिया का माइंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, वो अपने बाप का कत्ल और अपने बिलविड की जो का रवैया है उससे वो उसका माइंड जो है वो ब्रेक कर जाता है, फ्रैजिल माइंड है उसका। तो दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि मैडनेस जो है इट कैन रिवील हिडन ट्रूथ्स, बट इट ऑल्सो shows that human mind is fragile, it can be fragile। उसके बाद आप देखेंगे डेथ और लाइफ, इनको हम यहाँ पे थीम आपको नजर आएगी कि किस तरह से जो है जिंदगी का मतलब क्या है, डेथ क्या है, डेथ का मीनिंग क्या है, ठीक है। और हमें जगह जगह पर नजर आता है कि हमारा प्ले जो है इट रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ, और द डेथ दैट comes and what is going to happen after death। और जो हैमलेट है उसका ऑब्सेशन है डेथ के साथ, ठीक है, फ्रॉम द गोस्ट टू ग्रेव्स टू स्कल्स। और वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये जो जिंदगी है क्या वो इस काबिल है कि उसको जिया जाए, क्या जिंदगी जो है वर्थ लिविंग है। वो थ्रू आउट द प्ले इसको इस पे क्वेश्चन करता है। आप उसकी सोलोलिक्विज जो है आप देखेंगे तो उसमें आपको हम डिटेल के साथ उसको भी पढ़ेंगे। और आप देखेंगे ग्रेवयार्ड सीन होगा, मैं आपके साथ मूवी भी शेयर करूंगा। तो ग्रेवयार्ड सीन है, उसमें जो है हैमलेट जो है ही इज होल्डिंग योरिक स्कल, एक स्कल उसने पकड़ी हुई है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह ऑल ह्यूमंस, no matter how powerful they are, how powerful they were, how rich they are, how rich they were, they end the same way। गरीब जो है उसकी कब्र भी उतने ही साइज की होती है जितनी कि अमीर की। गरीब भी जो है ज़मीन में ही दफन होगा, और अमीर भी, पावरफुल भी जो है वो पावरलेस हो जाता है जब वो डेड हो जाता है, जब वो मर जाता है, जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो उसकी पावर भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। वो कब्र में अपनी पावर लेके नहीं जाता साथ, वहाँ पे वो सब इक्वालिटी पे होते हैं, सब पावरलेस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक बात मिलती है कि जो लाइफ है इट इज़ टेम्पररी, लाइफ जो है वो फॉरएवर नहीं है। और डेथ जो है वो इनएविटेबल है, जितना मर्जी डेथ से भाग लो मौत ने आना है। और आपकी ज़िंदगी टेम्पररी है, इनएविटेबल डेथ है। और जो एवर लास्टिंग है दैट इज़ डेथ, डेथ के बाद की जो ज़िंदगी है आपकी दैट इज़ फॉर एवर। तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो छोटी सी है, टेम्पररी है, एक वक्फा है, एक छोटा सा सफ़र है। तो यहाँ से डेथ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ है वो हमें ये बताती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल करती है, ठीक है, कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, क्या हम इस ये जिंदगी इस काबिल है, इतनी वर्थ है इसकी कि इसको गुजारा जाए। और जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, क्या वो उतना ही पावरफुल होता है,
क्या वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है? क्या वो उतना ही पैसे वाला होता है? क्या वो उतना ही खूबसूरत होता है? तो जवाब है नहीं। फिर जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम हमें नजर आती है, दैट इज टू बी और नॉट टू बी, एक्शन और इनएक्शन, डिसाइसिव ना होना। आप देखो, हम भी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हम कहते हैं कि यार शायद मैं अगर ऐसा कर लेता तो बेहतर होता, शायद मैं उस वक्त सही टाइम पे सही फैसला करता। हम लोग इनडिसाइसिव हो जाते हैं। कुछ लोग आपको नजर आएंगे बड़े डिसाइसिव होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या फैसला करना है किस वक्त। और कुछ लोग होते हैं वो सोचते ही रहते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग, वो एक्ट नहीं करते। या अगर वो एक्ट करते हैं तो वो बहुत स्लो होता है कि वो उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये जो एक्शन और इनएक्शन है, इनएक्शन जो है, इनडिसाइसिवनेस जो है, वो हैमलेट का हामाचिया है, उसका फ्लॉ है, कैरेक्टर में फ्लॉ है, कि वो जो है ही इज अनएबल टू एक्ट प्रॉम्प्टली। वो फौरन से एक्ट नहीं करता, उसकी नेचर ही नहीं है कि वो फौरन से एक्ट करे। वो बहुत ज्यादा सोचता है, वो डीपली थिंक करता है, और उसके बाद जो है वो अपने रिवेंज को डिले कर देता है। तो उसका रिवेंज जो है वो डिले होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो ये जो डिले होता है रिवेंज का, उसकी वजह से ज्यादा ट्रेजेडी क्रिएट होती है, ज्यादा ट्रेजेडी आती है लोगों की जिंदगी में। सो अगर हम इसमें देखें, तो अगर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हैमलेट जो है वो बहुत, ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंफर्म क्लॉडियस गिल्ट इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इमीडिएटली। फौरन से वो देखता, भू घोस्ट ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारे बाप को इसने कत्ल किया, वो जाता तलवार निकालता उसको मार देता, ये चार पांच अपने कॉन्फिडेंट्स को लेके जाता और मार देता। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से चीज डिले 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 होते रहते हैं। उसके ऑपोजिट जो है लैरिटीज जो है वो फौरन से इंस्टेंटली एक्ट करता है, और वो हैमलेट को मारने के लिए फौरन से तैयार हो जाता है, वो इतना ज्यादा सोचता नहीं है। हैमलेट जो है हमें नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा सोचता है। सो इस एक्शन इन एक्शन या इनडिसाइसिवनेस से हमें पता चलता है कि टू मच थिंकिंग जो होती है इट कैन प्रिवेंट एक्शन, and that too much thinking can lead to missed opportunities and disasters. They bring disasters. फिर हमें नजर आता है करप्शन और डेके। जो डेनमार्क है वो मॉरली और पॉलिटिकली करप्ट है। क्लॉडियस का जो क्राइम है, कत्ल करना, मर्डर करना, वो करप्शन को स्प्रेड करता है थ्रू आउट द किंगडम। एक बंदा खुद करप्ट है तो वो दूसरों को कैसे ठीक करेगा, ठीक है। और ये जो स्टेट है वो रिफ्लेक्ट करती है मॉरल डेके ऑफ इट्स रूलर। जब हैमलेट ये कहता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि डेनमार्क की स्टेट जो है वो करप्ट है, बेईमान है, वहाँ पे करप्शन है। सो ये जो करप्शन एंड डेके का जो आइडिया है वो ये बताता है कि करप्शन जो है वो इट इज लाइक अ डिजीज, इट स्प्रेड्स लाइक अ डिजीज, इट इज जस्ट लाइक एन एपिडेमिक। और एक ईवल जो है वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। जैसे आप देखो, इडिपस को भी आपने देखा, इडिपस के एक गुनाह की सजा पूरे मुल्क को मिलती है, पूरी अवाम को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें मिलता है कि एक ईवल एक्शन जो है वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है। फिर हमें एक और नजर आता है, दैट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। सो जो चीजें दिख, द वे दे लुक, दे आर नॉट इन रियलिटी। इसमें आप देखो क्लॉडियस जो है वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपने आप को बताए कि बहुत ही अच्छा बादशाह है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, इज अ मर्डरर, कातिल है। कत्ल करके, अपने अपने खून का कत्ल करके, अपने ब्लड रिलेशन को मार के आया, ब्लड रिलेटिव को मार के आया। और दूसरी तरफ आप देखें अपीयरेंस और रियलिटी की दूसरा भी आप देखें कि हैमलेट जो है उसकी अपीयरेंस में वो क्या है, ही अपीयर्स टू बी मैड, लेकिन वो क्या है, ही इज अ क्लियर थिंकर।
वो थिंकिंग सही कर रहा था, सोच रहा था, ओवर थिंकिंग हो गई उससे, गड़बड़ ये हुई। तो जो प्ले विद इन द प्ले है, ड्रामा के अंदर एक ड्रामा एनेक्ट किया जाता है, वो एक्सपोज करता है द ट्रूथ हिडन बिहाइंड अपीयरेंसेस के, अपीयरेंसेस के नीचे जो है सच्चाई छुपी हुई होती है। तो इसलिए अपीयरेंस पे मत जाओ, इनर सेल्फ को ढूंढो, इनर रियलिटी को ढूंढो। सो यहाँ पे हमें आइडिया मिलता है कि जो लोग हैं, दे हाइड देयर ट्रू इंटेंशंस एंड ट्रूथ मस्ट बी अनकवर्ड केयरफुली। फिर हमें लव एंड बिट्रेयल मिलती है, ठीक है, कि हैमलेट जो है ही लव्स ऑफिलिया, लेकिन वो क्या करता है, उसको ही ट्रीट्स हर हार्शली, अपना प्यार शो नहीं करता उसको। इसी तरह गर्ट्रूड का क्लॉडियस के साथ फौरन से शादी कर लेना हैमलेट के कत्ल के बाद, वो भी एक बिट्रेयल ही है। वो कहता है फ्रेलिटी thy name is women। और हैमलेट जो है, आपको एग्जाम्पल मिलेगी कि हैमलेट ओफिलिया को कहता है आई डिड लव यू वंस, आई लव यू नॉट। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लव होता है वो पेनफुल है, अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी है। और जो लव है और बिट्रेयल जो है, दैट लीड्स टू इमोशनल सफरिंग। लास्ट थीम है फ्री विल और फेट और फ्री विल है। यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि इस प्ले में हमें नजर आता है कि वी फाइंड क्वेश्चनिंग वेदर इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द फेट और ह्यूमन चॉइस। क्या फेट आपके इवेंट्स को कंट्रोल करती है, या इंसान के पास ये ताकत है कि वो उनको कंट्रोल कर सके। गोस्ट का अपीयर होना जो है, वो सजेस्ट करता है कि फेट जो है इट गाइड्स यू, फेट गाइड कर रही है ना हैमलेट को। और इसी तरह हैमलेट का अपना डिसीशन भी हमें नजर आता है, जो रिजल्ट आता है उसका डिले करना, जो वो फेट नहीं है, वो उसकी अपनी चॉइस थी, ठीक है। तो ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, कहीं फेट काम कर रही होती है और कहीं फ्री विल काम कर रही होती है, दोनों मिलकर डिजास्टर लाते हैं। जैसे हैमलेट आखिर में कहता है देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, कि फेट जो है हमारे एंड्स को, हमने क्या करना है वो डिफाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस प्ले में ये भी नजर आएगा कि लाइफ जो है इट इज अ मिक्स ऑफ डेस्टिनी एंड पर्सनल डिसीशंस। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेट में जो डिसाइड हो गया वो हो गया, आपके अपने पर्सनल डिसीशंस और एक्शंस भी आपकी लाइफ की एंडिंग्स पे, आपके लाइफ के अंदर होने वाले इवेंट्स पे रोल प्ले करता है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं, इन थीम्स को, जो जो आठों थीम्स को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हैमलेट जो है वो सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें हमें नज़र आता है कि ये प्ले जो है डीपली एक्सप्लोर करता है तीन चीज़ों को, ह्यूमन साइकोलॉजी को, मॉरल कन्फ्यूजन को, और लाइफ एंड डेथ को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी थीम्स जो हैं वो कवर हो जाती हैं। थीम्स जो हैं, हम इन थीम्स के थ्रू ही चलेंगे आगे प्ले में, ठीक होगी बात। तो जी, उसके बाद जो है हम यहाँ पे, मुझे रिकॉर्डिंग को